दौलत का जोरदार तमाचा। राघव मेरा नया चश्मा बनवा दे, मुझे आजकल इससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है। मैं भगवान की पाठ पूजा भी नहीं कर पाती हूँ। ललिता जी ने अपने बड़े बेटे को कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। ओह माँ, आपको कितनी बार कहा है जब भी घर से निकलो तो पीछे से आवाज़ मत दिया करो, पर आप है कि अपनी आदत से मजबूर हो। और यही कामराज को बोल देती तो सुबह ये टोका टोकी तो नहीं होती। मैं तुझे पिछले सप्ताह भर से बोल रही हूँ, फिर दुकान के पास ही तो चश्मे वाला है, तुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ललिता जी ने कहा, हाँ पता है, ज़्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी तैयार होकर दुकान खोलता हूँ, बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कभी कभी कुछ काम बोल दिया करो। और राघव दंदनाता हुआ चला गया। तभी उसकी पत्नी रजनी बोलती है, सही तो है, आखिर हर काम ये ही क्यों करे, छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी भागादौड़ी होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आता है। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी ललिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर बात का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी शोरगुल सुनकर मझला बेटा राकेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है? रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता है। रात तक दुकान में खड़ते रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। राकेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी रोहिणी बीच में बोल पड़ती है, घर में किसी को मतलब नहीं है। अरे एक यही तो है जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकें संभालते हैं और इन्हें सोने नहीं दिया जाता है। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ, कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मच जाता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है। जो करता है वही मरता है। रोहिणी ये कहकर कमरे में चली जाती है। ललिता जी भौचक सी खड़ी रहती है। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये श्रेय देखकर वो दुखी हो रही थी। आखिर उन्होंने अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रख दी थी जो उन्हें आज ये सब सुनना पड़ रहा है। माँ का जरा सा काम उनमें नहीं हो रहा, ये वो काम को टालना चाह रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर काम थोपकर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि सबसे छोटा बेटा मेज पे उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज़ रोज़ घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर दिया है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ, मेरा दिमाग थक जाता है। और आपको इस चश्मे की परी है। और वो हाथ से चश्मा छीन कर फेंक देता है। ललिता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती है। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। आखिर एक माँ को ये सब दिन देखने से पहले भगवान अपने पास क्यों बुला नहीं लेता है। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर और भी तेज रोते लगती है। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए? मुझे विधवा को पर जमाने में अकेला क्यों छोड़ गए? रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी उसकी छोटी बहू दीपा आती है। ये लो जी, तो सोई पड़ी है, अब रसोई कौन बनाएगा? सबको भूख लग रही है। इन्हें तो कोई काम है नहीं, हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ललिता जी की नींद खुली
और वह उठकर रसोई में चली गई। तीनों बेटे उनके पति की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुओं घर पे बच्चों को देखती है और उन्हें इस उम्र में भी रसोई देखनी होती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है। तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सुबह का सारा समय तो आपने नौटंकी करने में गवा दिया। अब सबके खाने का समय हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। ललिता जी ने खाना बना दिया। सब लोग आकर खाना खाकर चले गए। इन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिरी में खाना मिलता था। वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। दोपहर को वो पड़ोस के घर में भोजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने बहू से कहा कि कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दे। 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बात बताएंगे। अरे तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर जाओ। वैसे भी अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी है, वो कौन करेगा। मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और पढ़ाना भी है। साड़ी मेरे पास कोई नहीं है, अपने बेटों से मांगो, मैं थोड़ी न कमाने जाती हूँ। ललिता जी मन मशहूर कर रह गई। उनकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटी बहू की सुनो, फिर भी घर के काम में लगे रहो। उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करते थे कि 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, लेकिन वो गलत थे। उन्होंने ही अपने तीनों बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उनकी गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वो बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, उन्हें उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। ललिता जी जब तक सुहागन थी, उनके घर में बड़ी चलती थी। पति रूपचंद्र की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी। उसमें तरह तरह की सब्जियां साड़ियाँ मिलती थी। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटी पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में ही एक एक करके जुड़ते रहे। उनके 3 मंजिला मकान का बहुत बड़ा नाम था और वहाँ पे मिलने वाली साड़ियाँ भी हर जगह जाती थी। एक दिन घर की घंटी बजी, रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। सूरज जी चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। और हाँ, मैं भी चलूंगी। सबने आपसी सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा। दुकान पर रघु को रख देंगे, वैसे भी रघु हमारा नौकर है, सब संभाल लेगा। और घर पर आपकी मम्मी रहेगी। अब ये तो विधवा है, भला शुभ काम में जाकर क्या करेगी। सभी इंतजाम करके तीनों बेटी बहू बच्चों समेत इस पारिवारिक शादी में चले गए। ललिता जी का भी बड़ा मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता है। तीनों बेटी बहू के जाने के बाद अचानक से एक दिन ललिता जी का भाई घर पे आया तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ललिता जी, आप मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। कैसे बेटे हैं, माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते, घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते। आपने मुझे बताया क्यों नहीं जीजी। जरद जी के जाने के बाद ये कुछ भी महीनों में आपका क्या हाल हो गया है। वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी होगी, तो अपने बेटों को उनकी मन मर्जी क्यों करने दी। भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है और न ही मैंने इतना सोचा है। मुझे कुछ पता नहीं है। घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने कभी खोल कर देखे ही नहीं। मन में यही बैठा था कि इसके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की ही हो जाएगी, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। जी, आप मुझे घर के और दुकान के कागजात दिखा दीजिए। ललिता जी ने अपने पुराने
बक्से से कुछ फाइलें निकाल कर भाई को दिखा दी, जो उन्होंने कभी खोल कर देखना जरूरी नहीं समझा। मेरी भोली जीजे, महीनों से बेटी बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागजों में साफ लिखा है कि जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपनी बेटी बहुओं को घर से निकाल भी सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके हिस्से में ही आएगी। आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते। और ये सुनते ही ललिता जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाई और वो चले गए। ललिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद सब परिवार समेत शादी से लौट कर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए? सबके मन में यही सवाल था। तभी ललिता जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, तुम सब शादी से आ गए, शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक है रही, पहले ये बताओ हमारे कमरों में ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम तीनों को कमरों में मैंने ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। माँ बुढ़ापे में सटिया गई हो क्या? क्या मजाक लगा रखा है? हमारा घर है और हमारे ही कमरों में ताला लगा रखा है। आपका दिमाग तो वो नहीं फिर गया? राघव चिल्लाने लगा। तभी राकेश भी बोला, माँ आपको पागल खाने भर्ती करवाना पड़ेगा। बाकी बातें करने लगी है। छोटा वाला महेश भी बोला, माँ सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया, कमरों की चाबी दे दो वरना मैं पुलिस को बुला कर ले आऊँगा। तभी ललिता जी चिल्लाकर बोली, तुम तीनों चुप करो, जरा भी माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है। न तो मैं सठिया गई हूँ, न ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है और न ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहती हूँ। तुम तीनों के पिताजी के जाने के बाद ये घर और इसका दुकान की मालकिन मैं हूँ और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं इंतजाम कर लो। और दुकान पे मैंने नए बंदे रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और वो मेरे नाम पे करके गए हैं। माँ के मुंह से ये सब बात सुनकर तीनों बेटी और बहुओं के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, आखिर माँ भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। अब उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। राघव नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकते हैं पर माता तो कभी माता नहीं हो सकती। हाँ भैया आप सही कह रहे हो। माँ आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा तो माफ़ कर दे, इतनी बड़ी सजा मत दे अपने बच्चों को लेकर यहाँ जाएंगे। राकेश बोला, माँ तो बच्चों को माफ़ कर ही देती है। माँ अब हमें सारों का भी काम आता है। दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पे आ जाएंगे। महेश बोला। तीनों बहुओं भी अकल ठिकाने आ गई। रजनी, रोहिणी और दीपा भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। ललिता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम सबको ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ। सज़ा दूंगी तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फ़र्ज है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ता पर लाकर रखे। बच्चा जब गलती करते हैं तो माँ का सज़ा देने का हक है, ताकि उससे बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है।
हो सकता है भविष्य में वो तुम सबके साथ भी वैसे ही व्यवहार करे। इसलिए तुम सबको यही रास्ते पर लाना जरूरी है। पैसों की कीमत भी समझाना जरूरी है। तुम सबको पिता का जमा धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले एक से बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने दुकान पर आते रहोगे, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेगा और उसी से तुम्हारा घर चलना होगा। तीनों बच्चों को सजा देकर ललिता जी का अशांत मन शांत हुआ और वो सम्मान के साथ रहने लगी। दोस्तों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। जिस माँ ने पाला जन्म दिया उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आज के व्यस्त दौर में उनके लिए समय नहीं निकाल सकोगे तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोल कर उनका दिल तो मत दुखाओ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सानिया बुआ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।